हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा वीडियो है ओहसास 18001 के ऊपर, जो कि अब अडॉप्ट होकर कन्वर्ट होकर ISO 45001 हो चुका है। तो डिफरेंस बिटवीन ओहसास 18001 एंड ISO 45001 क्या है? तो ओहसास 18001 का मतलब है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट सीरीज़, जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड था फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। ऑक्यूपेशनल हेल्थ मीनिंग जहाँ किसी तरह की हमारी ऑक्यूपाइंग है स्पेसेस या जगह कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। तो इट वाज सब्सिक्वेंटली देन अडॉप्टेड एज ए ब्रिटिश स्टैंडर्ड, यानी कि ओहसास 18001 जो है वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड था। और ये इनेबल्ड ऑर्गेनाइजेशन को इनेबल करता था टू डिमॉन्स्ट्रेट, ये शो करने के लिए कि उनके पास में एक सिस्टम है प्लेस में फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। फिर उसके बाद BSI यानी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इसे कैंसिल कर दिया ओहसास 18000 को, और ये माइग्रेट हो गया ISO 45001, जिसका मतलब है ISO 45001 का मतलब है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। ISO 45001 फोकस करता है मेनली ऑन बोथ द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि ISO 45001 में ये चीज़ है कि ये रिस्क के अलावा अपॉर्चुनिटी और प्रिवेंटिव एक्शन पर भी फोकस करता है। ओहसास 18001 जो था वो ओनली रिस्क के ऊपर फोकस करता था कि रिस्क क्या है, तो फर्दर इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी या उसे प्रिवेंशन के लिए क्या कंट्रोल होने चाहिए उस पर नहीं करता था। तो ISO 45001 जो है वो मार्च 2018 में पब्लिश हुआ था बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। टाइप्स ऑफ हजार्ड्स एंड सेफ्टी। हजार्ड्स का मतलब खतरे, कितने टाइप के खतरे हजार्ड्स होते हैं और सेफ्टी होते हैं। तो हजार्ड में जनरली जो होते हैं वर्क प्लेसेस में जहाँ कोई काम चल रहा है, तो 6 कोर टाइप्स होते हैं हजार्ड्स के। सेफ्टी, सेकंड बायोलॉजिकल, थर्ड फिजिकल, फोर्थ एर्गोनॉमिक, फिफ्थ केमिकल और सिक्स्थ वर्कलोड। टाइप्स ऑफ सेफ्टी में होते हैं सेफ्टी अपने आप की सेफ्टी, सेकंड में सेफ्टी ऑफ जॉब, जो जॉब के ऊपर काम कर रहे हैं उसकी सेफ्टी, और थर्ड सेफ्टी ऑफ मशीन टूल्स और इक्विपमेंट्स। अब अगर कोई एक्सीडेंट होता है, देखिए कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट्स की बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट होती है, इसीलिए ये सिस्टम बनाए जाते हैं कि हम कैसे एक्सीडेंट को अवॉइड करें और कैसे हम सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट डेवलप करें। तो इसमें कॉस्ट में क्या होता है, एक्सीडेंट अगर हो जाते हैं तो क्या होता है, सिक पे, एक तो सिक पे देनी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन को, प्रोडक्शन के डिलेज होते हैं, ऑब्वियसली कोई अगर इक्विपमेंट डैमेज हो गया या कोई उसके ऊपर काम करने वाला पर्सन जो है उसको इंजरी आ गई तो ऑफ कोर्स प्रोडक्शन डिलेज होंगे। डैमेज होता है या लॉस होता है प्रोडक्ट का और रॉ मटेरियल का, प्रोडक्ट भी उसमें डैमेज हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकते हैं। रिपेयर करना पड़ता है टू प्लांट एंड इक्विपमेंट जो डैमेज हो गया एक्सीडेंट से। फिर ओवर टाइम वर्किंग एंड टेम्परेरी लेबर लेने पड़ते हैं, यानी कि अगर किसी पार्टिकुलर पर्सन को जो वर्कर है काम कर रहा है अगर उसे इंजरी आ गई तो ऑब्वियसली फिर दूसरे वर्करों से काम कराने के लिए हमें ओवर टाइम देना पड़ेगा या टेम्परेरी लेबर हमें देखनी पड़ेंगी, हायर करनी पड़ेंगी। इन्वेस्टिगेशन टाइम के जो एक्सीडेंट हुआ उसका इन्वेस्टिगेशन में टाइम पाता है। फिर फाइन्स होते हैं जो गवर्नमेंट भी फाइन कर सकती है आपके ऊपर, कोई ज़्यादा अगर इंजरी हो गई, किसी को कोई फैटल हो गई अगर इंजरी, तो गवर्नमेंट के फाइन्स हो सकते हैं। तो बिजनेस बेनिफिट्स फ्रॉम इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, मतलब इसके बेनिफिट क्या हैं। देखिए एक तो क्या है, इस वीडियो को आप आखिर तक देखते रहिए, इसमें जो बाद में स्लाइड्स हैं वो प्रैक्टिकल सारे एग्जाम्पल्स की बेस पे हैं जो जनरली लिटरेचर में या कहीं से आपको नहीं मिलेंगी। वो तो इसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बेस पे जो शीटें डेवलप की गई हैं कि क्या टूल, अभी तो हमारा बिगिनिंग में क्या करेंगे हम कि पहले एक्सप्लेनेशन होगा बेसिक, लेकिन उसके बाद जो टूल्स हैं वो बहुत इफेक्टिव होते हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करके हम कैसे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं और उसे इंश्योर करते हैं सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट को।
तो बिजनेस बेनिफिट क्या होते हैं अगर हमने ये इम्प्लीमेंट किया हुआ है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी? ये मैक्सिमाइज़ करता है वेल बीइंग को एंड प्रोडक्टिविटी को, यानी कि आदमी के अच्छे के लिए होता है, और प्रोडक्टिविटी भी जो सारे लोगों की है वो बढ़ती है जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। और इस ये अवॉइड करता है लोगों को इंज्योर होने से या बीमार होने से, या इवन कोई किलिंग तक की नौबत भी आ जाती है अगर अनसेफ एनवायरनमेंट है, तो उससे सेव करता है अगर सिस्टम इन प्लेस है तो। इम्प्रूव करता है ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को कस्टमर की नज़रों में, कंपटीटर्स की नज़रों में, सप्लायर्स की नज़रों में, या और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, मैनेजमेंट है या कम्युनिटी है, सोसाइटी है, उन सब की नज़रों में ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन भी एक बढ़ती है। ये अवॉइड करता है अगर यानी कि हमारे पास ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम्स हैं प्लेस में, तो अवॉइड करता है डैमेजिंग को, और जिसकी वजह से हमारे टर्नओवर को पे इफ़ेक्ट नहीं आता और प्रॉफिटेबिलिटी हमारी इफ़ेक्ट नहीं करती। दूसरे ये बेनिफिट है इसका कि एनकरेज करता है ये अच्छे रिलेशनशिप के लिए वर्करों के साथ में, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ में, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम सेफ़ वर्किंग एनवायरनमेंट दे रहे हैं तो उनसे रिलेशनशिप एक अच्छे होते हैं। मिनिमाइज़ करता है ये चांस को, किसी भी टाइप के चांस को, जो पेनाल्टी अगर हमारी सेफ़ वर्किंग नहीं है और बाई चांस किसी का एक्सीडेंट ज़्यादा हो गया सुवियर, तो उसमें चांसेस होते हैं कोर्ट में केसेस चले जाते हैं या कोई पेनाल्टी फिर इम्पोज की जाती हैं, तो उन्हें अवॉइड करता है अगर सिस्टम इन प्लेस है तो OHSAS 18001 इंट्रोडक्शन। OHSAS 18001 इज़ एप्लीकेबल उन सब ऑर्गेनाइजेशन को एप्लीकेबल होता है जो कि ये चाहते हैं कि उनके यहाँ या तो ज़ीरो रहे एक्सीडेंट और रिस्क एक्सीडेंट के, या मिनिमाइज़ करें कम से कम एम्प्लॉयज़ के लिए, और जो उनसे एसोसिएटेड ऑपरेशन है या मटेरियल है या मशीन्स हैं। और ये इम्प्लीमेंट अगर इसे हम करते हैं तो ये मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करता है फॉर ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट। ये एश्योर करता है कॉन्फर्मेंस विद इट्स ऑन, अगर सिस्टम है प्लेस में ये, तो हमारी अपनी जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है उसे, उसकी कॉन्फर्मेंस को एश्योर करता है। डिमॉन्स्ट्रेट करता है ये कॉन्फर्मेंस को टू द स्टैंडर्ड थ्रू सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी कि अगर ये हमारे पास सर्टिफिकेशन है इसका, तो ये शो करता है कि हम इसे कंप्लाई कर रहे हैं स्टैंडर्ड को सेफ्टी के। कन्फर्मेशन बाय ए थर्ड पार्टी थ्रू सर्टिफिकेशन, क्योंकि इसका सर्टिफिकेशन ऑब्वियसली थर्ड पार्टी इसके थ्रू होता है, जैसे TUV हैं और दूसरे बॉडीज़ हैं, तो ये कंफर्म भी करता है कि हमारे पास सर्टिफिकेशन है इसका। ये एक मॉडल है फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का। पब्लिश किया जाता था ये बाय BSI, ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, विद कॉपरेशन फ्रॉम मेनी सर्टिफिकेशन एंड एक्रेडिशन बॉडीज़। ये फर्स्ट टाइम रिलीज़ हुआ था 18001 1999 में। 18001 ISO स्टैंडर्ड नहीं है, ये अब हो चुका है माइग्रेट ISO 45001 में, लेकिन इनकी पॉलिसीज़ प्रैक्टिसेस आलमोस्ट सेम है, डिफरेंस ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया है पीछे। ये अडॉप्ट करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ISO 14001, मतलब जो ISO 14001 होता है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है, एनवायरनमेंट और पॉल्यूशन से रिलेटेड, और ये कॉम्पेटिबल है ISO 9001 के साथ में भी। ISO 9001 क्या होता है? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो दोनों यानी कि एनवायरनमेंट और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ भी ये कॉम्पेटिबल है। और OHSAS अवेयरनेस ट्रेनिंग द मैनेजमेंट सिस्टम डज नॉट टारगेट द प्रोडक्ट और सर्विस सेफ्टी, यानी कि ये सिस्टम जो है OHSAS ये सिर्फ यही नहीं टारगेट करता कि प्रोडक्ट और सर्विस की सेफ्टी हो, इसके साथ ये इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी हो, टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ भी हों उनकी भी सेफ्टी हो, कॉन्ट्रैक्टर्स की सेफ्टी हो, जो विजिटर्स आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनकी सेफ्टी हो, और जो दूसरे जो भी लोग काम कर रहे हैं उन सबकी सेफ्टी हो। अब इसमें मेन डेफिनेशंस हैं जो मेन इस सिस्टम में यूज़ की जाती हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, तो वो कंडीशन या वो फैक्टर जो कि हमारी हेल्थ को, एम्प्लॉयज़ की हेल्थ को, उसमें वर्कर्स भी हो सकते हैं, स्टाफ भी हो सकते हैं, या और कोई भी स्टेक होल्डर हो सकते हैं जो उनकी हेल्थ को अफेक्ट करें, इस तरह के फैक्टर जो हैं इनको, उसे हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कहते हैं। वो कंडीशन जो हैं उस तरह की, तो और इसमें इंक्लूड होते हैं टेम्परेरी वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स, विजिटर्स और एनी अदर पर्सन इन द वर्क प्लेस। अब हैज़ार्ड की डेफिनेशन, हैज़ार्ड मतलब जो ख़तरा क्या हो सकता है? तो कोई भी उस तरह का सोर्स, सिचुएशन या कोई एक्शन जिसमें कि हमारा ये चांसेस हैं कि ये हार्म कर सकता है या इंजरी कर सकता है या
हेल्थ बीमार कर सकता है आदमी को, या कोई ज़्यादा और फैटल एक्सीडेंट हो सकता है, तो उसे हज़ार्ड ख़तरा कहते हैं हम। इंसिडेंट क्या होती है कि वो उस तरह के वर्क जिसमें उस तरह की कोई इवेंट, कोई ऐसी हादसा जिसे कहते हैं, हमारा इंसिडेंट का मतलब हादसा या ऐसी इवेंट जिसमें कोई इंज्योर हो सकता है या हेल्थ उसकी ख़राब हो सकती है या कोई ज़्यादा फैटलिटी इवन डेथ भी हो सकती है, तो उसको हम इंसिडेंट कहते हैं। जैसे कि कोई एक्सीडेंट होता है बड़ा, तो वो भी इंसिडेंट है, दैट इज़ अ टाइप ऑफ इंसिडेंट। जैसे कोई कार एक्सीडेंट हो गया, कोई पर्सन कहीं से फेल डाउन हो गया, और जैसे नियर मिस एक्सीडेंट हैं, डेंजरस अक्रेंसेस हैं, या कोई एमरजेंसी सिचुएशन है, तो वो सारे टाइप हैं इंसिडेंट के। रिस्क किसे कहते हैं? तो रिस्क एक कॉम्बिनेशन है, या ये कह लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन है। ये किस चीज़ का मल्टीप्लिकेशन है? कि चांस, यानी उस चीज़ का चांस कि कोई चीज़ हमारी इंसिडेंट जो है वो अकर हो, कोई हैजर्डस इवेंट अकर हो, और सिवियरिटी ऑफ इंजरी और इल हेल्थ, यानी कि ये कॉम्बिनेशन है उस हैजार्ड का, उस ख़तरे का, जो कोई ख़तरा हो अवेलेबल, और उसके साथ में एसोसिएटेड सिवियरिटी, यानी कितना सीरियस हो सकती है इंजरी या एक्सीडेंट, तो उसको हम रिस्क कहते हैं। यानी कि रिस्क इज इक्वल टू होता है सिवियरिटी इनटू लाइकलीहुड, यानी कि कितना डेंजरस हो सकता है वो सिवियरिटी, और कितने चांसेस हैं उसके होने के, उनका मल्टीप्लिकेशन है। इसे मेज़र कैसे करते हैं हम? तो ये मिस्टर फैंग बर्ड ट्राइंगल के अकॉर्डिंग इसकी मेज़रमेंट दी जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल के साथ इसमें बताया, एक हैमर अगर ग्राउंड पे गिरता है तो वो काजिंग नो डैमेज और इंजरी, एक हैमर गिरा तो हो सकता है वो कोई इंजरी ना करे, कोई चीज़ डैमेज ना करे, तो ये नियर मिस हुआ। नियर मिस का मतलब ज़्यादा हो जाता तो ज़्यादा भी हो जाता, मिस हो गया, यानी कि इतना ख़तरा नहीं हुआ, उससे इंजरी नहीं हुई। दूसरी कैटेगरी क्या आती है कि अगर ये कई बार क्या है, डैमेज ज़्यादा कर दिया तो डैमेज किया उसने, डैमेज ओनली कैटेगरी में आया। तीसरी में क्या है कि किसी पर्सन को माइनर इंजरी हो सकती थी इससे, तो वो माइनर इंजरी की कैटेगरी में आया। और चौथी कैटेगरी क्या है कि किसी पर्सन के फॉर एग्जांपल अगर सर पे हैमर मार दिया किसी ने, तो उसमें उसकी मौत भी हो सकती थी या बहुत सीवियर इंजरी हो सकती थी, तो वो जो है वो फैटल कहलाती है। सीरियस और फैटल जो है वो बहुत ख़तरनाक होती, तो उसके लिए जो है बहुत सारे कंट्रोल लगाए जाते हैं। तो ये कैटेगरी डिसाइड करना भी ज़रूरी होता है किसी इवेंट में कि इसका क्या सीवियरनेस या सीरियसनेस हो सकती है। ये जो हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम है, ये डेमिंग ने एक PDCA साइकिल दिया था, जिसका मतलब होता है प्लान, कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। फिर डू, मैंने प्लान बना लिया हमने पहले, फिर उसके बाद में डू, उसे करना है कि हमने जो प्लान किया था वो काम करना है। फिर चेक का मतलब ये है जो प्लान किया था उसके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं। और एक्ट का मतलब होता है कि कैसे इम्प्रूव करना है हमें उसको। तो ये डेमिंग की PDCA साइकिल कहलाती है, जिसके शॉर्ट में कहते हैं प्लान, डू, चेक, एक्ट। अब नेक्स्ट है PDCA मेथोडोलॉजी, उसी को थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है कि प्लान का मतलब ऑब्जेक्टिव और प्रोसेस जो है उन्हें एस्टेब्लिश किया जाता है, जो हमारे काम ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम है, किसी काम से रिलेटेड, उन्हें एस्टेब्लिश किया जाता है और विद द ऑर्गेनाइजेशन की ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। डू फिर इम्प्लीमेंट, फॉर एग्जांपल कोई प्रोसेसेस हैं, फॉर एग्जांपल कोई वेल्डिंग हो रही है, कोई पर्सन पेंटिंग कर रहा है, तो वो करे फिर अपना, क्योंकि हमने उसे प्लान किया है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। फिर चेक किया जाता है कि मॉनिटर करें हम कि जैसे उसे हमने प्लान किया था वैसे ही हो रही है या नहीं, उसके जो कंट्रोल लगाए थे, जो प्रोसीजर बताई गई थी, उसी हिसाब से हो रहा है या नहीं। और एक्ट, टेक एक्शन टू कंटिन्यूसली इम्प्रूव, तो एक्शन दोनों ही चीज़ों में होती हैं। अगर वो उससे डेविएट कर रही है, जैसे प्लान किया था वैसे नहीं किया जा रहा काम, तो अभी एक्ट करना होता है हमें उसे, और फिर फर्दर इम्प्रूव करने के लिए एक्ट किया जाता है। तो रिस्क इवेल्यूएशन, रिस्क असेसमेंट किसे कहते हैं हम? तो वो प्रोसेस जिससे हम रिस्क जो किसी ख़तरे से अराइज हो सकता है रिस्क, उसे हम जब एडिक्वेट यानी सफिशिएंट जो रिक्वायर्ड कंट्रोल हैं वो लगाते हैं और डिसाइड करते हैं वेदर रिस्क एक्सेप्टेबल है या नहीं है। यानी कि रिस्क इवेल्यूएशन वो प्रोसेस है कि किसी इवेंट में हम ये देखते हैं कि ख़तरा क्या है इस पार्टिकुलर एक्टिविटी में, और हमने उसके लिए सफिशिएंट कंट्रोल लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, और रिस्क जो होगा वो एक्सेप्टेबल होगा या नहीं। फॉर एग्जांपल एक तो माइनर रिस्क है और एक बड़ा रिस्क है, तो बड़े रिस्क में कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो दूसरे कंट्रोल उसमें लगाने पड़ेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ रिस्क क्या हैं? देखिए, हैज़ार्ड्स के एग्जाम्पल दिए हैं पहले, लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स,
अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट करना है तो उसका रिस्क क्या हो सकता है, बैक में इंजरी आ सकती है, हमारे पीछे कमर में इंजरी हो सकती है। सेकंड हैज़ार्ड है वर्किंग एट हाइट, ज़्यादा हाइट पे काम कर रहे हैं तो क्या रिस्क हो सकता है, उसमें गिर सकता है आदमी नीचे। नेक्स्ट हैज़ार्ड्स है एक्सपोजर टू केमिकल फ्यूम्स, तो उसका रिस्क क्या है, इलनेस, यानी केमिकल फ्यूम है अंदर जाएंगे तो आपको बीमारी हो जाएगी उससे। नेक्स्ट हैज़ार्ड है एग्जाम्पल वर्किंग इन ए नॉइजी एरिया, आप बहुत शोर शराबे के एरिया में काम कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, आपको बहरापन आ सकता है, कानों के सुनने की शक्ति जो है वो ख़त्म हो सकती है धीरे धीरे। नेक्स्ट हैज़ार्ड क्या है, वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड्स, तो इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है, उसका रिस्क है, इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है या फायर हो सकती है। या मेंटेनेंस कर रहे हैं आप ऑन रनिंग मशीनरी, ये नेक्स्ट हैज़ार्ड है, तो इससे एम्पुटेशन हो सकता है। नेक्स्ट हज़ार्ड है कि डस्ट इनहेलेशन, किसी डस्टी एनवायरनमेंट में काम हो रहा तो डस्ट अंदर जाएगी तो उसका रिस्क क्या होगा, लंग्स की डिसीज़ हो सकती है आपको। तो रिस्क इवेल्युएशन की सुवियरिटी क्या होती है, सुवियरिटी मतलब कितना ख़तरनाक हो सकता है वो रिस्क। तो इसमें सुवियरिटी में देखो क्लासेस हैं, 5 से लेके 1 तक नंबर दिया जाता है इसमें, और कैटेगरी होती है इसके कैटास्ट्रॉफिक, यानी कि वो कंडीशन जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है जिसमें डेथ हो सकती है। नेक्स्ट सुवियरिटी क्लास होती है जिसका 4 नंबर होता है क्रिटिकल, के कंडीशन जो सुवियर इंजरी हो सकती है, जहाँ पहले जो टॉप पे था उसमें तो ये हो सकता है डेथ ही हो सकती है, फिर उसके बाद क्रिटिकल कंडीशन यानी कि सुवियर इंजरी हो सकती है। फिर मॉडरेट लेवल होता है 3 नंबर पे, तो वो कंडीशन होती है जहाँ एक मॉडरेट लेवल की, मीडियम लेवल की इंजरी हो सकती है। फिर कैटेगरी होती है माइनर 2 नंबर पर, उसमें कंडीशन ये होती है कि माइनर इंजरी हो सकती है। और एक लास्ट कैटेगरी होती है नेग्लेजिबल सुवियरिटी की, यानी ख़तरनाक कितना हो सकता है, वो कंडीशन है जहाँ ना के बराबर कोई चीज़ इफेक्ट होती है, रिस्क होता है। रिस्क एवेल्यूशन प्रोबेबिलिटी, वो तो सुवियरिटी थी कि कितना ख़तरनाक हो सकता है अगर कोई चीज़ हो गई, और प्रोबेबिलिटी मतलब है रिस्क की के चांसेस कितने हैं उस रिस्क के। तो इसमें भी प्रोबेबिलिटी क्लास है 5 से लेके है, तो एक 5 से लेके पहली क्लास है प्रोबेबिलिटी की फ्रीक्वेंट, कि बहुत जल्दी जल्दी होता है वो, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 4th नंबर पे आती है फ्रीक्वेंसी अकरेंस प्रोबेबल क्लास, यानी कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, उसमें भी काफ़ी वेरी मच लाइकली है। फ्रीक्वेंट में तो सर्टेन था लेकिन इसमें लाइकली है। फिर आता है ओकेजनल, यानी कि कभी कभी हो सकता है। फिर आता है 2 नंबर पे रिमोट, यानी अनलाइकली, बहुत कम चांसेस हैं। और इम्प्रोबेबल मतलब बिल्कुल चांस नहीं है, अनलाइकली है बिल्कुल वो। तो रिस्क इवेल्युएशन रेटिंग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो इसमें एग्जाम्पल के साथ दिखाया है कि अगर आप देखें इसमें एक कैटास्ट्रॉफिक है, उसकी कैटेगरी आपने देखा होगा फ्रीक्वेंट में 5 थी और उसकी भी 5 है फ्रीक्वेंट की भी, तो दोनों को मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 25 बन गई है। ऐसे ही आपके देखो अगर प्रोबेबिलिटी जो ऊपर एक्सप्लेन किए गए हैं सुवियरिटी क्लास को प्रोबेबिलिटी से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें ये आपकी हर कैटेगरी की एक आपकी रिस्क रेटिंग आ गई, तो रिस्क की रेटिंग कैलकुलेट की जाती है इसमें। आगे चल के आपको फॉर्मेट्स में ये अगर कंपनीज में जो काम करते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट में तो उन्हें ये करना पड़ता है। तो अब अगर आप देखें रिस्क रेटिंग जो है वो लो भी हो सकती है, मीडियम और हाई, लो से लेकर हाई होती है। तो हाई रेटिंग है तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे कंट्रोल लगाए जाते हैं ताकि वो हाई से कम होते हुए मीडियम की तरफ जाए या लो की तरफ जाए। अब इसमें देखिए रिस्क असेसमेंट क्या है कि इसमें मैनेजमेंट का एक तो क्या है, मैनेजमेंट से ड्रीवन होगा तब ये सिस्टम इम्प्लीमेंट होंगे, ये नहीं कि बस एक सरफेस लेवल से हो गया, नहीं। अच्छा, विल डू इट टीम, 3 से 4 लोगों की टीम इसमें होगी और जो कि इन्वॉल्व करेगी एम्प्लॉयज़ को और सुपरवाइजर्स को। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, अगर हुआ इंसिडेंट तो रूट काज एनालिसिस किया जाएगा उसे, आइडेंटिफाई करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव एक्शन क्या लेंगे हम, आइडेंटिफाई प्रिवेंटिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन क्या लेंगे, और अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी उसमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए, और रिजल्ट जो है उसका कम्युनिकेट किया जाएगा विद इन्वेस्टिगेशन, टाइमली, टाइम पे किया जाएगा मैनेजमेंट को और डॉक्यूमेंटेड होगा वो। नॉन कॉन्फर्मिटी करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, तो वो प्रोसीजर जिसमें आइडेंटिफाई करते हैं नॉन कॉन्फर्मिटी। नॉन कॉन्फर्मिटी मतलब उसे जो अगर नॉन कॉन्फर्मिटी का मतलब ये है कोई एक्टिविटी ऐसी है वो अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट के अकॉर्डिंग वो उसे फुलफिल नहीं कर रहा उस रिक्वायरमेंट को, तो उसे हम कहते हैं नॉन कॉन्फर्मिटी। तो उसकी रिपोर्ट की जाएगी, एनालाइज किया जाएगा रूट काजेज़ क्या हैं, इनिशिएट एंड इम्प्लीमेंट करेक्टिव एक्शन, और वेरीफाई इफेक्टिव करेक्टिव एक्शन जो लिए उनको वेरीफाई किया जाएगा कि वो अच्छे से करेक्टिव एक्शन लिए या नहीं लिए। अच्छा, फिर किया जाएगा कि पोटेंशियल काजेज़ ऑफ नॉन कॉन्फॉर्मेंसेस के जो पोटेंशियल काजेज़ हैं उन्हें देखा जाएगा। इम्प्लीमेंट प्रिवेंटिव एक्शंस, फॉलो अप प्रिवेंटिव एक्शंस,
अब इसमें देखिए कि एग्जाम्पल जॉब सेफ्टी एनालिसिस का फॉर्मेट के साथ दिया गया है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो जब हम कोई ये डॉक्यूमेंट इसके लिए कि ये टूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है अभी इस वीडियो का हमारे, कि इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं उनके टूल क्या हैं। जनरली क्या होता है, लोग टूल शेयर नहीं करते, तो फिर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए वो थियोरटिकल रह जाती हैं चीज़ें। बट ये एक टूल है, तो अगर आप इसमें देखेंगे इसमें सारा डिटेल दिया गया है कि कौन टीम लीडर हैं, इसमें उनके साइन हैं, ऑथराइजेशन पर्सन कौन है। और इसमें पहला अगर रो देखेंगे तो इसमें लिखा है कि कोई इलेक्ट्रिसिटी का तो खतरा नहीं है बहुत बड़ा, तो अगर यस है इसमें तो उसके लिए कंट्रोल लगाए जाएंगे। फिर इसमें देखते हैं कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे सेफ्टी हेलमेट है, सेफ्टी ग्लासेस हैं, सेफ्टी शूज़, लेदर हैंड ग्लोव्स, डस्ट मास्क, और या कोई तुम्हारे फुल बॉडी हार्नेस और एयर प्लग्स वगैरह अवेलेबल हैं या नहीं है, उन्हें श्योर किया जाएगा। और प्लांट के इक्विपमेंट एंड टूल्स, जो प्लांट जिनके साथ काम करना है, जैसे कि क्रेन है, मेन लिफ्ट है, ट्रेलर है, हैंड रेल्स, हैंड टूल्स हैं और पावर टूल्स हैं, लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकिंग चैन्स, ब्लॉक एसेस्ट्रा, वो हैं या नहीं अवेलेबल। फिर इसमें कॉलम आता है कि आइसोलेशन और टैगिंग और या बैरिकेटिंग, यानी कि परमिट है या नहीं है काम करने का उन लोगों का, बैरिकेड्स प्रॉपर है नहीं है लगाने के लिए उस एरिया में, साइन बोर्ड्स हैं या नहीं है, उन्हें इंश्योर करना। फिर आप देखें इसमें जॉब हैज़र्ड एनालिसिस शीट में ये एग्जाम्पल के साथ दिया है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें एग्जाम्पल दिया है कि अगर लिफ्टिंग हमारा किसी आइटम को हम स्लिप ऑफ टूल्स फॉर एग्जाम्पल हो जाता है, हम क्रेन से किसी आइटम को इंस्टॉल कर रहे हैं किसी हाइट पे, तो उसमें स्लिप ऑफ टूल्स में क्या हो सकता है कि परमानेंट इंजरी उससे हो जाएगी। तो परमानेंट इंजरी में रिस्क कंट्रोल हमें क्या करना पड़ेगा कि इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट है या नहीं है, एंश्योर के बैरिकेटिंग प्रॉपर हो, साइन बोर्ड प्रॉपर हो लगे हुए अराउंड द वर्क प्लेस, ताकि ऊपर से कोई टूल गिरे तो वो लगे ना वहाँ नीचे। एंश्योर प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन क्रेन मेंबर, जो क्रेन से लोग इंस्टॉल कर रहे हैं उनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सुपरवाइज़र के साथ में। और इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए लाइन ऑफ फायर। फायर भी एक तरह का एक हैज़र्ड है, वो हो सकता है, उससे रिस्क क्या है कि क्रंच हो जाएगी, आपके हैंड क्रंच हो सकते हैं, फिंगर एंटेंगल हो सकती हैं। तो इसमें कंट्रोल क्या लगा जाएगा, ट्राई टू अवॉइड बॉडी पार्ट्स कमिंग इन लाइन ऑफ फायर, यानी कि जहाँ फायर का आप अपने हाथों में ग्लोव्स पहने रबड़ के, और ट्राई टू अवॉइड हैंड टचिंग। कई बार वुडन आइटम्स के ऊपर खड़े होकर के आप काम करें, और रबड़ की आपके पास में मैट्स हो पड़ी हुई। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है नेक्स्ट इसमें कि पर्सन जो है वो मैन हाइट पे काम कर रहा है, इंस्टॉलेशन कर रहा है, तो उसमें क्या क्या करना है हमें, एंश्योर एरिया इज़ फ्री फ्रॉम ऑब्स्टेकल, यानी कि 5S प्रॉपर हो, ऑब्स्टेकल ना हो, ज़मीन जो है वो टाइट हो, ग्राउंड टाइट हो जिसके ऊपर क्रेन हमने है चल रही है, और गियर वगैरह की हमने उसके एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और मेंटेनेंस की नहीं की प्रॉपरली, उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए। और सर्टिफाइड जो पर्सन है, जो ट्रेंड पर्सन है, वही इरेक्शन करें हमारे। जैसे बास्केट क्रेन है फॉर एग्जांपल, आप अगर उसके ऊपर चढ़ के काम कर रहे हैं तो उसमें यह इंश्योर करना होता है कि लोगों के पास प्रॉपर सेफ्टी बेल्ट है या नहीं है वहाँ। फिर एक पर्सन ऑपरेटर हो क्रेन का और एक इरेक्शन करने वाला हो। उसके अलावा अगर आप देखें तो टूल जो हैं वो सिस्टमेटिक वे में रखे हों, जो आप टूल किट ऊपर लेके जा रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी ये लिस्ट है, आप इसमें और 1 बाय 1 देख सकते हैं। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की बेस पर है, ये ऐसे नहीं है जनरल है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बेस पे हमारे क्या क्या हैज़र्ड हो सकते हैं, क्या उसका रिस्क हो सकता है और क्या कंट्रोल होने चाहिए। तो ऐसे ही देखिए ये और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके अंदर, डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट सिचुएशन के। ये एग्जाम्पल लिया गया है पार्टिकुलरली फॉर स्टील स्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन और फैब्रिकेशन, तो उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। ऐसे ही हर एक सिचुएशन में, डिफरेंट वर्किंग सिचुएशन में ये एप्लीकेबल होते हैं। अब इसमें नेक्स्ट अगर देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो देखिए कि हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट शीट। तो ये शीट मेन टूल है जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक पार्टिकुलर एक्टिविटी को, एक पार्टिकुलर प्रोसेस के ऊपर जब आप हैज़र्ड एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसमें देखिए क्या क्या किया जाता है। तो इसमें एक L1 का मतलब है लाइकलीहुड इंडेक्स, S1 का मतलब है सीवियरिटी इंडेक्स। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल लिफ्टिंग ऑफ रोल्ड प्लेट्स। हम अगर रोल्ड प्लेट को लिफ्टिंग कर रहे हैं तो उसका तुम्हारा क्या ख़तरा हो सकता है उसमें, कि उसमें तुम्हारा जो है ये लिफ्टिंग जो है टूल अनक्वालिफाइड रिगर फॉर एग्जांपल कर रहा है, हैज़र्ड है, तो उससे रिस्क क्या हो सकता है कि उसमें इंजरी हो सकती है पर्सनल।
तो अब इसमें देखिए लाइक्लीहुड इंडेक्स कितनी थी, एक 4 थी, और सिवियरिटी इंडेक्स कितनी थी, 3 थी। तो अगर रिस्क रेटिंग कितनी हो गई, 4 3 ज़ा 12 हो गई रिस्क रेटिंग। लेकिन फिर उसमें अगर एक कंट्रोल लगाया हमने, यूज़ ओनली इंस्पेक्टेड टूल्स और रिगर मस्ट बी सर्टिफाइड, रिगर जो है वो सर्टिफाइड होना चाहिए और इंस्पेक्टेड टूल ही यूज़ हो। तो आप इसमें देखिए सिवियरिटी तो वही रहेगी, सिवियरिटी मतलब अगर वो कोई चांस हुआ उसका एक्सीडेंट का तो सिवियरिटी तो वही रहेगी, लेकिन हम उस चांस को ही ख़त्म करते हैं। तो लाइक्लीहुड इंडेक्स अगर आप देखें तो 2 कर दी जो ये कंट्रोल लगाने के बाद में। तो अब रिस्क रेटिंग कितनी रह गई, इसमें कम हो गई रिस्क रेटिंग 6 हो गई। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया, फॉलिंग ऑफ रोल प्लेट। मान लो ये रोल प्लेट गिर गई, तो गिरने के बाद क्या हो सकता है, इसमें तुम्हारे शार्प एजेस जो उसके अंदर हैं वो हाथों में लग सकती हैं, किसी को इंज्योर कर सकती हैं। तो इसमें क्या है, नॉइज फिंगर इंजरी हो सकती है। तो लाइक्लीहुड कितनी थी इस इंसिडेंट की, 4, और सिवियरिटी इंडेक्स कितनी है, 3, यानी कि इंजरी हो सकती। तो 12 इसकी भी रेटिंग आती है रिस्क रेटिंग। लेकिन अब हमने उसमें यूज़ हैंड ग्लोव्स, आपने हैंड ग्लोव्स यूज़ किए, ये कंट्रोल लगाया हमने एक तरीके से, तो इसमें क्या हुआ, आपकी लाइक्लीहुड इंडेक्स कम हो गई, 2 रह गई। तो अब रिस्क रेटिंग कितनी रह गई, 6। तो ऐसे ही डिफरेंट देखिए इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं, ये आप 1 बाय 1 इसमें गो थ्रू कर सकते हैं इसलिए इसमें कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बेस पे हम कैसे जो है हैज़र्ड एनालिसिस करते हैं और कैसे कंट्रोल लगाते हैं ताकि रिस्क रेटिंग हमारी बहुत कम हो जाए। ये नेक्स्ट स्लाइड, इसमें इवन इस शीट का, ये शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एंड में आप देखिए असेस बाई किसने किया, उसका नेम, सिग्नेचर, डेट सब इसके अंदर कैप्चर किया जाता है, रिव्यू किसने किया ऐसे इसका, और कम से कम हमारा वंस इन ए ईयर इसका जो है एक पीरियडिक चेक होना चाहिए कि वेदर ये सिस्टम इज़ इन प्लेस और नो। तो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग।